आजकल हर जगह प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की चर्चा हो रही है। और हो भी क्यों ना, 12 साल में एक बार लगने वाले इस महाकुंभ मेले में सबसे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के बाद में जो सबसे पहला महाकुंभ आयोजित हुआ था वो कैसा था? तो चलिए जानते हैं इस स्टोरी में। नमस्कार, मेरा नाम है जयश्री और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जयश्री टॉक्स में। साल था 1954, तारीख थी 3 फरवरी यानी कि मौनी अमावस्या और जगह थी प्रयागराज। इसी तरह ही लाखों लोग संगम में स्नान करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। उस दिन यहाँ पर इतनी बारिश हुई थी कि हर जगह कीचड़ था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा फिसलन थी। इस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस वक्त उनकी एक झलक भी पा लेना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ऐसे में जब श्रद्धालुओं को पता चला कि महाकुंभ मेले में हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो वे बेहद उत्साहित हो गए और लाखों की तादाद में प्रयागराज पहुंच गए, जो कि उस वक्त इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। अब एक तरफ लाखों श्रद्धालु थे और दूसरी तरफ नागा साधु। जैसे ही नागा साधुओं ने इतने लोगों को अपनी तरफ आता देखा, उन्होंने तलवार और त्रिशूल से उन आम लोगों पर हमला कर दिया। इतने ज्यादा लोगों के एक जगह होने से यहाँ पर भगदड़ का माहौल बन गया। यहाँ पर जो एक बार गिरा वो फिर कभी उठ नहीं सका, क्योंकि लोग एकाएक उसके ऊपर से निकलने लगे और ये गिनती जैसे जैसे बढ़ती गई, धीरे धीरे उस व्यक्ति की जान भी निकलती रही। इस वक्त जान बचाना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था कि कई लोगों ने बिजली के खंभों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। कहा जाता है कि इस भगदड़ में लगभग 1000 लोग मारे गए। जैसा कि सभी जानते थे कि ये आजादी के बाद का पहला महाकुंभ था, तो इसीलिए सरकार भी अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। यहाँ पर एकाएक बिजली के खंभे लगाए गए, वो भी 1000। लोगों को किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो तो उनके लिए 9 अस्पताल भी बनाए गए। यहाँ पर जमीन को एक बराबर करने के लिए बुलडोजर को भी काम पर लगाया गया। संगम के पास में ही एक टेम्परेरी रेलवे स्टेशन बनाया गया। इसी के साथ ही यहाँ की जानकारी रखने वाले कुछ लोगों को एज अ टूरिस्ट गाइड हायर किया गया। इसी के साथ ही जो रेलवे लाइन जमीनों पर बिछी हुई थी, उसके ऊपर ब्रिज भी बनाए गए। तो क्योंकि ये आजादी के बाद में आयोजित होने वाला पहला महाकुंभ था, इसीलिए माना जा रहा था कि लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा होगा और लगभग 40 से 50 लाख लोग एक साथ यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ में देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी पहुंचे। यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1 महीने का कल्पवास भी किया। एक किताब है मैं नेहरू का साया था, उसके लेखक पीवी राजगोपाल बताते हैं कि उस दिन मौनी अमावस्या थी, तो लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संगम में स्नान करें। इस बात पर नेहरू ने शास्त्री जी को जो जवाब दिया, शायद शास्त्री जी उसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। नेहरू ने कहा कि जैसे गंगा बाकी देशवासियों के लिए है, बिल्कुल मेरे लिए भी वैसे ही मायने रखती है, लेकिन मैं इसमें स्नान नहीं करूंगा। मैं पहले जनेऊ पहनता था, लेकिन अब नहीं पहनता। राजगोपाल आगे बताते हैं कि उस दिन नेहरू नाव में बैठे और उनके साथ में उनका पूरा परिवार था। सभी लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई, लेकिन ये दृश्य चौंकाने वाला था कि नेहरू ने डुबकी लगाना तो छोड़िए, गंगा की बूंदों को भी अपने ऊपर नहीं छिड़का। वहीं सीनियर फोटो जर्नलिस्ट NN मुखर्जी, जो कि 1954 के महाकुंभ में मौजूद थे, उन्होंने 1989 की एक मैगजीन छायाकृति में अपनी आंखों देखी रिपोर्ट छापी थी। उनका कहना था कि इस महाकुंभ में क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एक साथ आ रहे थे, इसीलिए पूरी पुलिस फोर्स उनकी सिक्योरिटी में पूरे तरीके से तैनात थी। उनका कहना था कि संगम चौकी के पास में एक टावर था और वो उसी टावर के पास खड़े थे। बात लगभग 10:20 की होगी, जब स्नान करने वाले घाट के पास बैरिकेड लगाकर
हजारों लोगों को एक साथ रोका गया। हमारे देश की दो इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज को सामने से देखने के लिए आम जनता के साथ साथ वहां पर नागा साधु, घोड़ा गाड़ी, ऊंट, हाथी, ये सभी लोग घंटों से इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। इतने सारे लोगों के एक साथ मौजूद होने से यहाँ पर जन सैलाब आ गया। इसी बीच नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की कार त्रिवेणी की तरफ से आई और घाट की तरफ निकल गई। क्योंकि काफिला निकल चुका था, इसीलिए पुलिस ने भीड़ को एकदम से छोड़ दिया और भीड़ भी बैरिकेड को तोड़ती हुई घाट की तरफ जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ नागा साधुओं का जुलूस निकल रहा था। अपनी तरफ इतने लोगों को एक साथ आता देखते हुए नागा साधु घबरा गए और हुआ वही जिसका डर था। तो क्योंकि इतने लोगों को मैनेज करने के लिए कोई भी पुलिस यहाँ मौजूद नहीं थी, ऐसे में यहाँ लगे बैरिकेड इन लोगों के लिए काल साबित हुए, क्योंकि लोग इन बैरिकेड से एकाएक गिरने लगे। यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि यहाँ जो एक बार जमीन पर गिर गया वो कभी भी उठ नहीं सका। यहाँ चारों तरफ से मुझे बचाओ की चीखें सुनाई दे रही थी। यहाँ ज्यादातर लोग कुएं में भी गिर गए थे। मुखर्जी अपनी आंखों देखी कुछ ऐसे किस्से आगे बताते हैं जिसे शायद हम और आप अपनी इमेजिनेशन में सोचकर भी डर जाएं। यहाँ पर कोई 3 साल के बच्चे को कुचलता हुआ जा रहा था, तो कोई बिजली के तारों पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ अपने कैमरा में कैद करने की कोशिश में मुखर्जी भी वही भीड़ में फंस गए थे। उनके स्टाफ वालों को लगा कि शायद मुखर्जी भी इस भीड़ की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन जब मुखर्जी अपने ऑफिस पहुंचे तो उनके बॉस उनको देखकर इतना ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने मुखर्जी को अपनी गोद में ले लिया और सबसे कहने लगे कि निपू हैज कम बैक, यानी कि निपू वापस आ गया है। ऑफिस आने के बाद में मुखर्जी ने सभी फोटोज अपने बॉस को दिखाए। अब हादसा इतना बड़ा था कि सरकार उसकी जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रही थी। ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि इस हादसे में बहुत ज्यादा लोग नहीं मरे हैं, कुछ भिखारी मरे हैं और वो एक बहुत छोटी सी बात थी शायद उनके लिए। लेकिन जब उन्होंने ये फोटोज देखी जो मुखर्जी ने खींची थी तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। इन फोटोज में भारी भरकम गोल्ड ज्वेलरी पहने औरतें दिख रही थी, जिसे देख के ये साफ पता चल रहा था कि इस भगदड़ ने किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव यहाँ पे नहीं किया है। प्रयागराज के सीनियर जर्नलिस्ट स्नेह मधुर ने बताया कि 80 के दशक में दादा मुखर्जी ने उन्हें इस महाकुंभ की भगदड़ का एक किस्सा सुनाया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अमृत बाजार पत्रिका, जिन्हें आप एबीपी के नाम से भी जानते हैं, उसमें 4 फरवरी 1954 को एक खबर छपी थी, यानी कि भगदड़ के अगले ही दिन। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि जहां एक तरफ भगदड़ की न्यूज पब्लिश हुई थी, वहीं दूसरी ही तरफ राजभवन में प्रेसिडेंट के वेलकम की न्यूज थी। पूछे जाने पर यूपी गवर्नमेंट ने साफ कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ये बिल्कुल ही गलत खबर है और अखबार को इस खबर का खंडन प्रकाशित करना चाहिए। इतना ही नहीं, स्नेह मधुर ने आगे कुछ ऐसे खुलासे किए कि सरकार खुद ही गलत साबित हो गई। अब स्नेह मधुर ने यहाँ पर खबर तो छाप दी थी, लेकिन एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते उन्हें एक ऐसा सबूत चाहिए था जिससे कि वो सरकार को गलत साबित कर सके और सारी सच्चाई लोगों के सामने आ सके। ऐसे में अगले दिन वो मेला ग्राउंड पहुंचे और वहां पे जो दृश्य उन्होंने देखा वो देखकर वो स्तब्ध रह गए। दरअसल यहाँ पर प्रशासन ढेर बनाकर लाशों को जला रहा था। इस काम को इतनी सफाई से किया जा रहा था कि जहां पर इन लाशों को जलाया जा रहा था वहां पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में स्नेह मधुर के पास में एक ही चारा था। वो एक गांव वाले का भेष धर के वहां गए और पुलिस वालों के सामने रोने लगे कि इन लाशों में हो सकता है कि उनकी दादी की भी लाश हो और वो बस एक आखिरी बार उन्हें देखना चाहते हैं। पुलिस वाले भी उनके इस झांसे में आ गए और उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी। बस इसी एक मौके का फायदा उठाकर स्नेह मधुर
मेला ग्राउंड के अंदर गए और वहां पर अपने झोले में छुपे कैमरे से बहुत सारी फोटोज क्लिक की, जो एक सबूत के तौर पर आगे काम आने वाली थी। अगले दिन जब फोटोज अखबार में पब्लिश हुई तो यूपी के सीएम गोविंद वल्लभ ने स्नेह मधुर, जो कि फोटोग्राफर थे, उन्हें बहुत गालियां भी दी थी। 2 बीघा जमीन, देवदास और मधुमती जैसी महान फिल्में बनाने वाले हमारे देश के मशहूर निर्देशक बिमल रॉय भी इस मुद्दे को लेके एक फिल्म बनाना चाहते थे। इस फिल्म में उनकी असिस्टेंट थे हमारे देश के एक और फेमस डायरेक्टर और लिरिसिस्ट गुलजार। गुलजार इस फिल्म की स्टोरी पर काम कर रहे थे और कई मेलों में जाकर वो इस फिल्म के आउटडोर सीन्स भी शूट कर लाए थे। 1962 की सर्दियों में इस फिल्म को रिलीज करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच बिमल रॉय बीमार हो गए। क्योंकि बिमल रॉय बीमार पड़ गए थे, वो बाहर नहीं जा सकते थे, तो ऐसे में उन्होंने गुलजार और सीनियर कैमरामैन कमल बोस को अपने पास बुलाया और कहा कि अभी वो बाहर जाकर कुछ सीन्स शूट कर लाएं। इलाहाबाद जाने से पहले गुलजार के सामने बिमल रॉय की सेहत को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ जिससे वो काफी घबरा गए। बात ऐसी थी जिससे न सिर्फ गुलजार बल्कि पूरी टीम का मनोबल काफी कम हो गया था, और ये बात थी बिमल रॉय के कैंसर डिटेक्ट होने की। पूरी टीम घबरा रही थी कि कहीं इतनी मेहनत के बावजूद ये फिल्म कहीं ठंडे बस्ते में ना चली जाए। और हुआ वही जिसका सबको डर था। 8 जनवरी 1965 को हमारे देश के मशहूर निर्देशक बिमल रॉय का निधन हो गया, और जैसा कि सबको लग ही रहा था, ये फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई। तो वापस आते हैं नेहरू की कुंभ विजिट पर। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार वहां मौजूद नरेश मिश्रा ने बताया कि नेहरू हादसे से एक दिन पहले ही प्रयाग आ गए थे। वहां पर उन्होंने संगम पर तैयारियों का जायजा लिया और वापस दिल्ली लौट गए, लेकिन राष्ट्रपति वहीं संगम में ही रहे। इस हादसे की जांच के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, जिसमें सरकार को इस पूरे हादसे का जिम्मेवार तो बताया, लेकिन इसका पूरा ठीकरा उन्होंने मीडिया के सर पर फोड़ा। उनका कहना था कि इस तरह के स्नान में वीआईपी या वीवीआईपी को नहीं जाना चाहिए। छेदनी देवी नाम की एक महिला थी, उनका पूरा परिवार इस हादसे का शिकार हो गया था। उन्होंने सरकार से कॉम्पनसेशन की डिमांड की, क्योंकि उनका ख्याल रखने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं था और ना ही उनके आय का कोई साधन था। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। यूपी सरकार ने उनकी इस मांग को ये कह के खारिज कर दिया कि यहाँ पर करो या मरो की भावना से लोग आते हैं, ऐसे में हम किसी को भी कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते। बहुत से लोग उस वक्त बनाई गई इस कमेटी के फैसले से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने खुद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। कमेटी ने सरकार से डिमांड की कि इस जांच में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और फ्रीडम फाइटर H.N. कुंजरो को भी शामिल किया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी करने से साफ मना कर दिया। तो ये थी आजादी के बाद लगने वाले पहले महाकुंभ की कहानी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक मुझे यानी जयश्री राठौर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।